बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के एक बयान ने पूरी दुनिया को थर्रा दिया। ईरान के मीडिया का दावा है कि उन्होंने अपने बयान में यह साफ कर दिया कि जरूरत पड़ने पर इजरायल अकेले ही ईरान को सबक सिखाने के लिए उसके खिलाफ जंग का ऐलान कर सकता है। नेतन्याहू ने यह बयान अपने यूरोप दौरे के दौरान दिया और 17 मार्च को यूरोप के दौरे में हुई बैठकों में उन्होंने ये साफ कर दिया कि इजरायल किसी भी कीमत पर ईरान को उसके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देगा, चाहे इसके लिए उसे अकेले ही ईरान से क्यों ना भिड़ना पड़े। मतलब इजरायल ने दो टूक कह दिया कि ईरान को सबक सिखाने के लिए उसे यूरोप की जरूरत नहीं है। वो अकेले अपने दम पर ही ईरान को चारों खाने चित कर सकता है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ईरान न सिर्फ परमाणु ताकत बनने के लिए छटपटा रहा है, बल्कि वो चोरी छिपे बड़ी तेजी से परमाणु हथियार बनाने के काम में भी जुटा है। कुछ रोज पहले ही अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने दावा किया था कि ईरान एटम बम बनाने के करीब पहुंच चुका है, जबकि इजरायल ने यह कसम खा रखी है कि वो किसी भी सूरत में ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर हथियार बना लिया तो उसका पहला टारगेट कोई और नहीं बल्कि इजरायल ही होगा। और इसीलिए वो ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश में जुटा है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कई बार ईरान को मिसाइल हमले की खुली धमकी दे चुके। कुछ हफ्ते पहले इजरायल के रक्षा मंत्री ने भी म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ईरान को रोकने के लिए इजरायल किसी भी हद तक जा सकता है। और अब एक बार फिर यूरोप दौरे के दौरान बेंजामिन नेतन्याहू ने यह ऐलान कर दिया कि अगर ईरान ने परमाणु बम बनाने का इरादा नहीं छोड़ा तो वो उस पर अकेले ही हमला बोल देंगे। उधर फ्रांस में पेंशन सुधार बिल के विरोध में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बिल का विरोध इसलिए हुआ क्योंकि मैक्रों सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 साल कर दी है। साथ ही पूरी पेंशन के लिए कर्मचारियों को कुल 43 साल काम करना होगा, जिसका फ्रांस के हजारों लोगों ने विरोध किया, जिसकी वजह से कई दिनों से फ्रांस सुलग रहा है। पेरिस समेत फ्रांस के 200 शहरों में हालात बद से बदतर हो गए। दिन हो या रात सड़कों पर गाड़ियां जलती रहीं, गुस्साए लोग यहां वहां भागते रहे और गाड़ियों को आग के हवाले करते रहे। हजारों प्रदर्शनकारियों की भीड़ को संभालना पुलिस के लिए भी मुश्किल हो गया, क्योंकि पेंशन सुधार बिल पास होने के बाद लोगों का गुस्सा शांति नहीं हो रहा। हजारों लोग 24 घंटे सड़कों पर हैं, क्योंकि फिलहाल मैक्रों सरकार इस बिल को वापस लेने के मूड में नहीं है। क्योंकि सरकार ने जब बिना वोटिंग के ये बिल पास करवाया तो उसने दलील दी कि इससे रोजगार बढ़ेगा और गरीबों को फायदा होगा। लेकिन आंसू गैस के गोलों के बीच जूझते ये लोग सरकार की दलील नहीं मान रहे, वो डटे हुए हैं। हजारों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए सड़क पर आंसू गैस के गोलों की भरमार लग गई। धुआं ही धुआं फैल गया, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे और दुगने जोश से विरोध करने लगे। यानी मैक्रों सरकार जो कह रही है वो इन प्रदर्शनकारियों को समझा नहीं पा रही, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने तर्क दिया कि रिटायरमेंट की उम्र बढ़ने से कर्मचारियों की उम्र घटेगी, जिनमें सफाई कर्मचारियों की संख्या अच्छी खासी हो सकती है, जिनमें सीवर साफ करने वाले कर्मचारी शामिल हैं, क्योंकि वो गंदे सीवर में उतरकर जहरीली गैसों के बीच जाकर सफाई करते हैं। ऐसे में उनका तर्क है कि उनकी रिटायरमेंट की उम्र 2 साल बढ़ाना उन्हें मौत के मुंह में धकेलने जैसा होगा। मतलब प्रदर्शनकारी मैक्रों सरकार की किसी दलील को नहीं मान रहे, क्योंकि उनका कहना है कि जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो काम क्या करेंगे। वहाँ सड़कों पर उतरे करीब 7000 लोग रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 करने के खिलाफ हैं। पेंशन लेने के लिए 43 साल तक काम करने का रिकॉर्ड होने पर भी जबरदस्त गुस्सा है। और सबसे बड़ी बात यह कि सरकार ने निचले सदन में ये बिल बिना वोटिंग के पास करवा लिया, जिसने प्रदर्शन की आग में घी डाल दिया, जिसमें फ्रांस के कई शहर जल उठे। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस का नाम बदलने की मुहिम चला दी। उन्होंने मांग की कि रूस का नाम बदलकर मस्कवी कर दिया जाए, क्योंकि रूस के नाम की वजह से यूक्रेन के इतिहास से खिलवाड़ हो रहा है और दुनिया को लग रहा है कि रूस का ऐतिहासिक महत्व यूक्रेन से ज्यादा है। जेलेंस्की ने यही दलील देकर रूस का नाम बदलकर मस्कवी करने की मुहिम चला दी, जिसके लिए उन्होंने एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया और 25,000 हस्ताक्षर मिलने का दावा किया। यही नहीं, यूक्रेन में जेलेंस्की का यह प्रस्ताव पास भी हो गया। मतलब जेलेंस्की पुतिन के दिमाग से खेल रहे हैं, क्योंकि इस तरह की मांग से रूस के सैनिक तो नहीं मरेंगे, लेकिन रूस का दिमाग खराब होगा। हो सकता है जंग से उसका ध्यान भी भटक जाए, क्योंकि जेलेंस्की ने तर्क दिया कि सालों पहले रूस एक देश नहीं बल्कि छोटा सा राज्य हुआ करता था, जिसका नाम मस्कवी था और वो यूक्रेन से बहुत छोटा था। लेकिन उनका आरोप है कि रूस ने इतिहास से खिलवाड़ किया। जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि अपना कद बढ़ाने के लिए रूस ने यूक्रेन के कद को घटाना शुरू कर दिया, जबकि करीब 1000 साल पहले रूस और यूक्रेन कीवियन रूस का हिस्सा थे, जिसकी राजधानी मॉस्को नहीं कीव थी, जिसे तब के राजा रूस के शहरों की मां का दर्जा देते थे। और रूस और बेलारूस जैसे देशों ने अपना नाम कीवियन रूस से ही निकाला था, लेकिन अब वो यूक्रेन के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस को कीवियन रूस का केंद्र दिखाने के लिए पुतिन फिल्मों और किताबों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके लिए इतिहास से छेड़छाड़ की जा रही है। जेलेंस्की ने यही दलील देकर रूस का नाम बदलने की मांग की। लेकिन किसी देश का नाम बदलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। खुद जेलेंस्की भी ये बात जानते हैं, लेकिन उन्होंने यूक्रेन को रूस से बड़ा साबित करने की कोशिश नहीं छोड़ी।
और ये कहने से नहीं चूके कि भौगोलिक तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा देश माने जाने वाला रूस एक अदना सा राज्य हुआ करता था। ज़ेलेंस्की जानते हैं कि रूस का नाम बदलना यूक्रेन के बस की बात नहीं है, क्योंकि कोई देश अपना नाम बदलेगा ये नहीं, ये उसकी मर्जी है। कम से कम अब तक तो ऐसा नहीं हुआ कि किसी और देश के कहने पर किसी देश का नाम बदल गया हो। लेकिन ज़ेलेंस्की ने ये बात छेड़कर पुतिन के दिमाग से तो खेलना शुरू ही कर दिया और दुनिया में रूस का नाम खराब करने की एक और कोशिश कर डाली। इधर खुफिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि आतंकी संगठन ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने पाकिस्तान में चीन के लोगों को निशाना बनाने के लिए एक नया फ्रंट बनाया है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ISKP पाकिस्तान में CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना में काम कर रहे चीन के लोगों पर हमले बोलेगा, जिसके लिए उसने एंटी चाइना फ्रंट बनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक ISKP ने इस गुट में शामिल आतंकियों को चीनी नागरिकों पर हमले का काम सौंपा है, जो वहां CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना में काम कर रहे चीन के लोगों को निशाना बनाएंगे। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर खतरा बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि बलोच लिबरेशन आर्मी के बाद अब TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ISKP से हाथ मिला लिया, जिसके बाद पाकिस्तान में चीन के नागरिकों पर आने वाले दिनों में भीषण हमले हो सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान का तालिबान कहे जाने वाले TTP ने पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान में ताबड़तोड़ हमले किए हैं। उसके निशाने पर खास तौर पर पाकिस्तान की पुलिस रही है, लेकिन अब वो वहां काम करने वाले चीनी नागरिकों के लिए भी खतरा बन गया है, क्योंकि उसने ISKP से हाथ मिलाकर उसकी ताकत बढ़ा दी और ISKP ने पहले ही बलोच लिबरेशन आर्मी को अपने साथ ले रखा है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अब तीनों मिलकर पाकिस्तान में चीन के लोगों पर हमले को अंजाम देंगे। इससे पहले बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने वाली मांग करने वाली बलोच लिबरेशन आर्मी ने चीन के लोगों को कई बार निशाना बनाया। पाकिस्तान की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में बलोच लिबरेशन आर्मी ने खैबर पख्तूनख्वा में 9 चीनी इंजीनियरों और कर्मचारियों को मार दिया था, जबकि 2021 में ही कराची में 2 चीनी नागरिकों की हत्या कर दी गई थी, जिसकी जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी ने ही ली थी। और अब खबर है कि वो ISKP के साथ मिलकर कई बड़े हमलों को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान भी CPEC परियोजना पर काम कर रहे चीनी इंजीनियरों और कर्मचारियों की सुरक्षा पुख्ता करने में जुट गया है और इसके लिए उसने अलग से एक CPEC पुलिस यूनिट ही बना दी। चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाई गई इस यूनिट में 18 से 25 साल की उम्र के लोगों की भर्ती की गई, जिन्हें 6 महीने के लिए पाकिस्तानी सेना में ट्रेनिंग भी दी गई। इसके साथ ही CPEC प्रोजेक्ट की कई साइट पर पाकिस्तानी सेना के कमांडोज भी तैनात किए गए, ताकि चीनी नागरिकों पर होने वाले किसी भी हमले से निपटा जा सके, क्योंकि चीन कई बार चीनी नागरिकों पर हमलों को लेकर पाकिस्तान से नाराजगी जता चुका है और चीन के कर्ज के बोझ तले दबा पाकिस्तान ये कभी नहीं चाहेगा कि चीन उसके खिलाफ कोई सख्त कदम उठाए। उधर तुर्की के मीडिया ने दावा किया कि तुर्की ने अपने यहाँ रूस और बेलारूस के विमानों के रखरखाव और उनमें ईंधन भरने पर पाबंदी लगा दी। ये ऐसे विमान हैं जिनमें बड़े पैमाने पर अमेरिका में बने उपकरण लगे हैं। इससे पहले तुर्की ने समंदर के रास्ते रूस सप्लाई की जाने वाली प्रतिबंधित चीजों पर भी रोक लगा दी थी और अब एक बार फिर उसने पुतिन को बड़ा झटका दे दिया। तुर्की के मीडिया का दावा है कि तुर्की ने अपने यहाँ अमेरिका में बने रूस और बेलारूस के प्राइवेट कार्गो, चार्टर और यात्री विमानों में ईंधन भरने और उनकी मरम्मत करने पर पाबंदी लगा दी। ये प्रतिबंध रूस के साथ बेलारूस और ईरान के एक-एक विमान पर लागू होगा। तुर्की के मीडिया का कहना है कि जिन विमानों पर पाबंदी लगाई गई उनमें लगे 25% से ज्यादा उपकरण अमेरिका में बने हैं। इसलिए अमेरिका के दबाव में तुर्की ने अपने यहाँ इन विमानों में ईंधन भरने और उनके रखरखाव पर रोक लगा दी। इस बीच मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी में हुई गोलीबारी में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग पकड़े गए जो अपहरण और ड्रग्स तस्करी करने वाले गिरोह के सदस्य हैं, जिनके पास से खतरनाक हथियार भी बरामद हुए। पकड़े गए 7 अपराधियों में एक महिला भी शामिल है। El Estado de México fue quien nos liberó. Nosotros hacemos la detención acá de los agresores. पुलिस ने घर से उन 4 लोगों को सुरक्षित बचाया जिनका अपहरण इन बदमाशों ने किया था। उधर ट्विटर के CEO एलोन मस्क ने दावा किया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार किया गया तो वो भारी जीत के साथ एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। मस्क ने एक ट्वीट करके ये बड़ा दावा किया और उन्होंने ये ट्वीट तब किया जब अमेरिकी मीडिया में ये खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार किया जा सकता है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक खुद ट्रंप ने यह दावा किया कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। ट्रंप पर आरोप है कि 2016 में राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान उन्होंने पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को अपने वकील के जरिए पैसे भिजवाए थे। आरोप है कि ट्रंप ने तब स्टॉर्मी डैनियल्स को $1,30,000 यानी भारतीय रुपयों में 1 करोड़ दिए थे, ताकि उन्हें चुप किया जा सके, क्योंकि एक चैनल को दिए इंटरव्यू में स्टॉर्मी डैनियल्स ने दावा किया था कि 2006 में उन्होंने ट्रंप के साथ यौन संबंध बनाए थे।